ये टेबल आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं होगा। ये वर्ल्ड की जो 30 जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस है, यूरोप है, उन लोगों ने 2003 में एक स्टडी कमीशन किया था टू राइट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सभी चीज़ की हिस्ट्री लिखी गई है, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री कभी नहीं लिखी गई है। उसका डेटा है, ये डेटा 1 AD से पहली ईस्वी से 2003 ईस्वी तक का है। ये डेटा शो करता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका विश्व में कितना योगदान था। इसमें आपको ये टेबल दिखाने का पर्पस ये है कि आप देखेंगे कि 2000 वर्षों में 1700 साल तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो जीडीपी है, विश्व की जीडीपी का न्यूनतम 22 से 23% था। यानी एक देश ने 2000 में से 1700 साल तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा कंट्रोल किया है। हम लोग बचपन में सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, कभी इसका प्रूफ नहीं था, सिर्फ नानी दादियों के मुख से कहानी किंवदंतियों के रूप में सुनते थे। ये आज उसका जीता जागता प्रूफ है। ये डेवलप्ड कंट्री की जो स्टडी है उसमें निकल के आया है कि 2000 में से 1700 साल तक भारत ने पूरे विश्व में राज किया है। ये क्या सर्विस सेक्टर था, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग था, ये पूरा का पूरा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहाँ है आज, हम लोग को क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? यहाँ पे हमारे कमल टावरी जी ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा। अब मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बहुत दर्द है, उनको गाय नहीं कट रही है। तो मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, अच्छा यहाँ पे जितने भी मौजूद सभागार में हैं, आपसे अनुरोध है कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें, क्योंकि फिर बाकी लोग सुन नहीं पाएंगे। तो मेरा कमल टावरी जी से अनुरोध है, कमल टावरी जी सर, आपसे मेरा अनुरोध है कि ये बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी कि अगर उनको गाय के कटने का दर्द है तो दवा भी उन्हीं के पास है। उनको इसकी जानकारी नहीं है कि दवा उनके पास कैसे है। हमारे यहाँ हर एक वर्ष हजारों बच्चे निकल रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। पूरे खेतों में सभी जगह जहर भरते जा रहे हैं। ये जो स्टडी है, अभी मैं आपको एक और किताब के बारे में बता रहा हूँ। ये किताब है एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। ये किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में सभी को पढ़ाया जाता है। इस किताब के ऑथर है सर एल्बर्ट हावर्ड। उनको पूरे विश्व में जैविक खेती का भीष्म पितामह माना जाता है। न भूतो न भविष्यति, इनके पहले ना इनके बाद किसी ने भी जैविक खेती पे इतना ऑथेंटिक वर्क रिसर्च पे नहीं किया जितना इन्होंने किया। ये किताब 1940 में पब्लिश हुई है। ये जो सर एल्बर्ट हावर्ड है, ये 1905 में भारत आए थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने भेजा था यहाँ पे कृषि को इम्प्रूव करने के लिए। 2040 में जब इन्होंने ये किताब लिखी तो इन्होंने इस किताब में 2 मुख्य बातें लिखी हैं। लिखी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 मुख्य बात है। पहला तो ये उन्होंने लिखा कि एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी एग्रीकल्चर भारत में, चाइना में, यहाँ पे उसने लिखा कि यूरोप को, अमेरिकन्स को, ब्रिटिशर्स को, उसने कहा कि मुझे भेजा गया था यहाँ कृषि सिखाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आके कृषि सीखा हूँ। और यहाँ पे यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स को आके खेती कैसी करनी वो सीखनी है। इस किताब में 1940 की किताब में लिखा हुआ उदाहरण सहित, इस किताब में जिन किसी को भी अगर कृषि में इंटरेस्ट है, जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में, इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये 550 रुपये में अमेजन में उपलब्ध है, कोई भी मंगा सकता है। उन्होंने सिंपल उदाहरण दे के समझाया है कि जितने भी कोस्टल एरिया हैं भारत में, जैसे बंगाल है, आंध्रा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, वहाँ पे खरीफ में धान होता है, रबी में धान होता है और जैद में भी धान होता है। हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे सब जगह क्या पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, अगर सिर्फ धान गेहूं भी 4-5 साल लगातार कर लेंगे, अगर क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो ज़मीन बंजर होती जाएगी। लेकिन इस 1940 की किताब में लिखा हुआ है कि भारत में धान की खेती, पैडी, कम से कम 3 से 4 हजार वर्षों से हो रही है।
बंगाल के इलाके में, आंध्रा, जितना भी कोस्टल बेल्ट है, खरीफ में भी धान, रबी में भी धान, जैद में भी धान, यानी साल में 3 बार एक ही जमीन पे धान लगा रहे हैं 3000 सालों से, तो भी जमीन बंजर नहीं हुई। वो खेती का तरीका क्या था, किस तरीके से खेती हो रही थी? वो सिंपल गौ आधारित कृषि थी, गोबर गौमूत्र की खेती थी, जो कि कृषि पराशर, वृक्ष आयोग सभी जगह है। लेकिन हमारे आज के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में किसी को नहीं आइडिया है किस तरह से ये सब सामान्य बनाना है। तो जब तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस नहीं चेंज होगा, प्राकृतिक खेती मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, तब तक गाय कटती रहेगी और यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बढ़ता रहेगा। इसका प्रादुर्भाव तो बहुत सारे हैं। इसको हमें भोजन जो प्राप्त होता है उससे हमारी 2 ज़रूरतों की पूर्ति है। एक तो पोषक तत्व मिलते हैं, दूसरा ऊर्जा कार्य करने की शक्ति मिलती है। अभी कृषि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। अब देखेंगे 1914 में पालक बचपन सिखाया जाता है क्यों खाना, भाई पालक में आयरन है, मैग्नीशियम में, खून बनाने काम आता है। 1914 का डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? उस वक्त 100 ग्राम पालक में 64 मिलीग्राम आयरन होती थी। घटते घटते 1992 तक आते थे 2.7 मिलीग्राम रह गया। दिस डेटा वी हैव गॉट फॉर ऑल द क्रॉप्स, ऑल द ग्रेन्स, ऑल द वेजिटेबल्स, सभी का डेटा है, इंटरनेशनल लेवल डेटा है, ये भारत का भी डेटा है। सभी जगह ये आ रहा है कि 100 वर्षों में, 25 वर्षों में हमारे सारे अनाज में पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए, एग्रीकल्चर साइंस में इतना रिसर्च हुआ, मेडिकल साइंस में इतना रिसर्च हुआ, तो बीमारी तो कायदे से घटनी चाहिए। बीमारी घटी कि बढ़ गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन है, जो हमको चाहिए, वो हम लोग को मिल ही नहीं रहा। किसी में 1/10वां भाग रह गया, किसी में 1/20वां भाग रह गया। ये एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम लोग जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नहीं ठीक है, मतलब देखिए मेरा कहना है कि हम लोग जो भी आज हम लोग घर में जो भी मार्केट से सब्जी ले रहे हैं, अनाज दलहन तिलहन ले रहे हैं, आज हम लोग भारत में बोलते हैं कि हम लोग विश्व में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में कचरा प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। क्यों? हमारे क्रॉप में न्यूट्रिशन ही नहीं। जब न्यूट्रिशन नहीं तो आप न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से? न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स खाएंगे। डॉक्टर्स को भी पता है कि जो टैबलेट फॉर्म में जो आपको आयरन कैल्शियम टैबलेट दिया जा रहा है, 99% यूरिन के रास्ते बाहर चला जाएगा, जो 1% बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, उसमें भी साइड इफेक्ट्स है। आपके पास कोई बचाव का तरीका नहीं। आम जनता, जितने लोग हॉल में बैठे हुए हैं, मार्केट से जाके जो भी सब्जी अनाज दलहन खा रहे हैं, सब जहर युक्त खा रहे हैं, कोई पोषक तत्व नहीं। तो बीमारी तो बढ़नी है, कोई नहीं रोक सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गौ आधारित कृषि और देसी बीज। इस पे हम लोग ने 12-13 वर्षों पहले काम शुरू किया झारखंड में। झारखंड में हम लोग ने, अच्छा झारखंड से पहले एक चीज़ और देख लीजिए भाई, देखिए हम लोग का ये डेटा है कि धीरे धीरे हम लोग का फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नो डाउट फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अगर 1950 का हम लोग क्रॉप टेस्ट देखते हैं तो उस वक्त सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती थी। 1960 के आते नाइट्रोजन के साथ आयरन भी कमी सॉइल में होने लगी। उसके बाद 70 के दशक में आते नाइट्रोजन, आयरन, जिंक। जिस तरह से हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी बढ़ती जा रही है। ये सभी जगह, ये पूरे भारत का डेटा है, ये सारा डेटा डॉक्यूमेंटेड है। हमको अपने अनाज में पोषक तत्व चाहिए। अनाज में कहाँ से आएगा? पहले तो पौधे में होने चाहिए। पौधे में कहाँ से होने चाहिए? पहले तो मिट्टी में होगा। मिट्टी में हम लोग पेस्टिसाइड, जहर पे जहर, यूरिया, डीएपी डाल रहे हैं और अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं कि हमको पौष्टिक अनाज का उत्पादन मिलेगा। कभी संभव नहीं है। अगर आप जहर डालेंगे मिट्टी में तो वही पेस्टिसाइड रेसिड्यू के रूप में आपके पास आएगा। आपके अनाज को आपके बच्चे खाएंगे, परिवार खाएगा, समाज खाएगा, और एक बीमार समाज को हम लोग पैदा कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत कहाँ से हो रही है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अभी भी मतलब आज के तारीख में भारत में जो सबसे अग्रतम, जो सबसे नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंतनगर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। उसके वेबसाइट में जाइए, 1960 में यूनिवर्सिटी बनी है। उसके वेबसाइट में हिस्ट्री में जाएंगे तो 1952, 54, 58 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ के साइंटिस्ट आए। उन्होंने पंतनगर का सिलेबस डिज़ाइन किया। 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद जितनी भी एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी, सब में वही यूरिया डीएपी वाला सिलेबस सब जगह चल रहा है। आज भी हम उसी सिलेबस को ढोल रहे हैं और हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था, कृषि पराशर, वृक्ष आयुर्वेद, वो कहीं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जा रहा। इसीलिए आज हम लोग एग्रीकल्चर, आज हम लोग का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन पूरा जहर युक्त है, इसीलिए पूरी जनता बीमार। आप देखेंगे कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज आप अपने आप सोचिए, जो एग्रीकल्चरली मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं कौन कौन से? आंध्रा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। पंजाब से कैंसर ट्रेन चल रही है, हमको मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, यूट्यूब में सर्च करेंगे कैंसर ट्रेन में मालूम चलेगा, भटिंडा से जोधपुर तक वन ऑफ द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड्स है, वहाँ कैंसर ट्रेन चल रही है। जो एग्रीकल्चरली मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है, सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड वहीं पे की है। ऐसा कौन सा मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर है कि जहाँ सबसे हाईएस्ट, सबसे जो डेवलप्ड स्टेट है एग्रीकल्चर में, सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड वहीं कर रहे हैं? ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज फ्लॉड। जब तक हम लोग गौ आधारित कृषि में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेबस नहीं चेंज करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग गौ आधारित कृषि को, गोबर गौमूत्र की खेती को नहीं लाएंगे, तब तक संभव ही नहीं है। और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो, अच्छा पहले एक चीज़ और दिखा रही है, ये कृषि पंडित अवार्ड है, ये भारत सरकार का डेटा है। हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि भैया जैविक कैसे करें, प्राकृतिक कैसे करें, प्रोडक्शन गिर जाएगा, बढ़ती जनसंख्या को कैसे खिलाएंगे, ये उनके लिए डेटा है। ये भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत सरकार ने कृषि पंडित पुरस्कार की घोषणा की। 6 फसलों को चुना, धान, बाजरा, ज्वार, गेहूं, आलू, चना। पूरे भारत में जो सबसे बेस्ट फार्मर्स हैं, उनका प्रोडक्टिविटी, उनको अवार्ड दिया गया। ये आज भी ये डेटा भारत सरकार के प्रेस ब्यूरो के आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। धान का हम लोग बोलेंगे, आज जो हमारे जो अच्छे फार्मर जो प्रोडक्शन करते हैं 30 क्विंटल प्रति एकड़, उससे ज़्यादा कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 12.8 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर धान, यानी 50 क्विंटल प्रति एकड़। प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिना ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले 1947, 48, 49 में ये प्रोडक्टिविटी भारत में हो रही थी। अवार्डेड फार्मर्स हैं, प्रेस ब्यूरो के आर्काइव में डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी लिखी हुई है कि किस तरह इन किसानों ने खेती की, जो 50 क्विंटल प्रति एकड़ धान का प्रोडक्शन हुआ। आप आलू का देखेंगे 68.9। आज कितने लोग हापुड़ में, बुलंदशहर में इतना प्रोडक्शन लेके आ पा रहे हैं? नहीं लेके आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अपने सिस्टम ने पूरे के पूरे यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड भर के खराब कर दिया। अब ये देखिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो हम लोग जो बोलते हैं कि अनाज में न्यूट्रिशन खत्म हो रहा, ये हम लोग ने इस पे जो काम शुरू किया, हम लोग ने देखा, इसको टेस्ट किया। ये लौकी का डेटा है, पिछले 2012 का हम लोग ने बाएं साइड में कि रासायनिक खेती जो किया उसमें लौकी का डेटा है। प्रोटीन आया 1.44, कैल्शियम 11.6 और विटामिन B12 है बिलो डिटेक्शन लेवल, नहीं के बराबर। लेकिन वही अमृत कृषि जो प्राकृतिक खेती का स्वरूप है, उसके अंदर जहां इसमें प्रोटीन 1.44 था, देखेंगे प्रोटीन 7.81 आ गया, कैल्शियम 15.2, मैग्नीशियम 5.18 और विटामिन B12 जो हमारे शरीर में DNA और खून बनाने के काम में आता है, वो 3 मिलीग्राम का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ संभव इसीलिए है क्योंकि हम लोग देसी बीज, गोबर गौमूत्र की खेती, जिसमें अमृत जल, जीवामृत बनाते हैं और उसी हम लोग अमृत मिट्टी भी बनाते हैं, उसी से संभव है। अब ये डेटा मैं बोलूँगा तो हो सकता है और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट पूरे विश्व में सॉइल की फर्टिलिटी का एक पैरामीटर बन गया है। 0.5 से अगर 1% के बीच में अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है तो बहुत ही फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। 0.5 से 1% के बीच में भारत में आज की तारीख में 99% एग्रीकल्चर लैंड है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम है। यानी आज की तारीख में 99% से ज़्यादा लैंड भारत में इनफर्टाइल, जिससे जैसे और यूरिया डीपी डाल रहे हैं 0.5, 0.4, 0.3 और धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जा रही है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इसका एक ही तरीका है, हम लोग अगर गौ आधारित कृषि में वापस आएंगे तो हम लोग ने शो किया किस तरीके से अगर अमृत जल, अमृत मिट्टी बना के काम करेंगे तो अच्छा, ऑर्गेनिक कार्बन किसी भी ज्योग्राफी या कृषि वैज्ञानिक से पूछेंगे तो अगर मिट्टी में 1% अगर ऑयल कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है तो मिनिमम 500 से 1000 वर्ष लगेंगे 1% बढ़ाना है। प्राकृतिक खेती की जो तकनीक होती है उसमें हम लोग ने 4 महीने में 3% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दिया, सिर्फ जैविक वेस्ट को लेके। पुआल है, सूखा खरपतवार, गोबर गौमूत्र, उसी से लेके अमृत मिट्टी का निर्माण होता है, उससे 4 महीने में 3% ऑर्गेनिक कार्बन की वो मिट्टी का निर्माण हो सकता है। हर एक किसान अपने खेत में कर सकता है। ये तकनीक है सिर्फ प्राकृतिक खेती में संभव है। ये 2018 में एम्स नई दिल्ली में हम लोग को
एक न्यूट्रिशन पे नेशनल कांग्रेस था, हम लोग ने अपना पेपर प्रेजेंट किया। इनिशियली तो मना कर दिया, डॉक्टर्स ने कहा नहीं नहीं आप लोग तो एग्रीकल्चर कॉलेज से एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में दीजिएगा। हम लोग ने कहा कि नहीं नहीं आप लोग क्या करते हैं भाई डॉक्टर, आयरन कमी आयरन टैबलेट, कैल्शियम कमी कैल्शियम टैबलेट, उससे कुछ होता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमारे पेपर को भी एक्सेप्ट किया। हम लोग ने दिखाया कि अगर इस गौ आधारित कृषि में जाएंगे तो हमारे अनाज में जितने भी पोषक तत्वों की कमी हुई है सारी की सारी जो 100 साल में कमी हुई है 2 साल में हम लोग पूरी कर सकते हैं अगर हम लोग गौ आधारित कृषि को अपनाएंगे देसी बीज के साथ। उन्होंने एक्सेप्ट किया 2018 में और हमें प्रथम पुरस्कार भी मिला 1 लाख कैश अवार्ड के साथ। उन्होंने कहा कि 2 कारणों से फर्स्ट प्राइज मिला है। पहला तो ये अभी तक जैविक खेती में बात करते हैं, ठीक है पेस्टिसाइड रेसिड्यू जहर तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या प्रोटीन विटामिन आयरन बढ़ जाएगा? हम लोग ने शो किया कि नहीं, अगर हम लोग पूर्णतः देसी बीज के साथ प्राकृतिक खेती करेंगे तो न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगा। और ये हम लोग का मार्केटिंग का यूएसपी बना है। हम लोग अभी झारखंड में 1000 एकड़ से ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, उनको स्टार्टअप के साथ जोड़ा है और हमारे किसानों का प्रोडक्ट दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मॉडर्न बाजार में, बिग बास्केट में, सभी जगह बिक रहा है, अच्छे रेट में बिक रहा है। ये प्रथम पुरस्कार जो अवार्ड मिला था, ये हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, मेरे टीचर हैं, दीपक सुजदे हैं। अमृत कृषि आप लोग वेबसाइट में गूगल में सर्च करेंगे, अभी उतना समय नहीं बताने का, लेकिन अमृत जल, अमृत मिट्टी, अमृत जल जीवामृत की तरह ये, इसमें कोई दलहन पाउडर यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग ने हजारों किसानों के साथ काम किया। दलहन पाउडर से कॉस्ट बढ़ जाता है, उस मुकाबले रिजल्ट उतना नहीं बढ़ता है, तो बिना दलहन पाउडर के भी बनाएंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अमृत जल यूट्यूब में गूगल में सर्च करेंगे या हमसे भी संपर्क करेंगे, बहुत सिंपल आसान तरीके है। ये बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है और भी अमृत कृषि में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें अभी हम बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं। ये जैविक पोषण वाटिका गंगा माँ मंडल है, बहुत सारे हम लोग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ, रांची जिले में, लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में बहुत जगह हम लोग ने करवाया बच्चों को, अलग अलग रामकृष्ण मिशन के साथ अलग अलग क्षेत्रों में करवाया। ये चाकुलिया में, ये मॉडर्न बाजार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग, कि अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। मार्केट में आप जाएंगे, फैब इंडिया है, 24 लीटर मंत्रा, सब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बेच रहे हैं, कोई नहीं बेच रहा है देसी बीज के साथ ऑर्गेनिक। वो सबसे बड़ा यूएसपी है। अगर क्रॉप में न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देसी बीज के कारण ही बढ़ेगा। तो हम लोग जो 1000 एकड़ में किसानों के साथ काम करें, पूरा का पूरा 100% देसी बीज के साथ, अरहर, मूंग, उड़द, मसूल, धान की कम से कम 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ है। तो हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर 40 साल पहले, 50 साल पहले इतना हाई न्यूट्रिशन था तो कैसे था? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देसी बीज और गौ आधारित कृषि अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो बड़े आराम से करेंगे। ये मॉडर्न बाजार में हम लोग पैकेजिंग है, सैंपल्स भी हम लोग इस तरीके से पैकिंग होकर हमारे किसानों का प्रोडक्ट मॉडर्न बाजार, दिल्ली, अमेजन में सभी जगह बिक रहा है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे क्लाइंट सबसे पहले बने, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है मार्केट में अगर सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में अगर अनाज खरीदने जा रहे हैं, वही पेस्टिसाइड से भरा हुआ और कोई न्यूट्रिशन नहीं। जैसे डॉक्टर, जब हम लोग को फर्स्ट प्राइज अवार्ड मिला, डॉक्टर्स लोग समझ गए इस प्रोडक्ट को मुझे चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग भी गौ आधारित कृषि देसी बीज के साथ शुरू करेंगे, आज से 10 साल पहले, 20 साल कोई पहले बोलता कि देसी बीज नहीं मिल रहे हैं तो समझ में आता, अभी सब तरीके से देसी बीज मिल रहे हैं, अभी मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे सारे किसानों का प्रोडक्ट जा रहा है, बिक रहा है। सोशल मीडिया में कैंपेन्स चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाना पड़ेगा तभी मार्केट में बिकेगा। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं इसलिए कोई हमारा सामान खरीद ले, कोई नहीं खरीदेगा। अगर मार्केट में उतरना है तो मार्केट के रूल्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आप रुक पाएंगे। बाकी ये सब अवार्ड्स मिला है, सब अलग अलग जगह मीडिया में कवर किया। धन्यवाद।